बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। इसीलिए एक दूसरे चैनल का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लाजमी दिखाई देगा। आप हमारे उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज देर से अपलोड करने की वजह यह है कि हमारा मेन चैनल, जिसका नाम टर्किश ड्रामा टेलर्स है, वो हैक हो गया है। तो ज़्यादातर मसरूफियात उस हैक चैनल को वापस हासिल करने में लगी रही। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा चैनल वापस आ जाए। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूँ कि क्योंकि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, इसीलिए हम एपिसोड की नंबरिंग चेंज कर रहे हैं। अब से एपिसोड 200 से शुरू होंगे। एपिसोड नंबर 200 पार्ट 1 से इस नई किस्त का आगाज किया जाएगा। कमांडर समागर और उसके सिपाही जंगल में उस्मान साहब का पता लगाने के लिए गए हुए होते हैं। कमांडर का एक सिपाही कमांडर को आकर बताता है कि उस्मान साहब और उनके साथियों के पैरों के निशान उस जानिब जा रहे हैं। कमांडर समागर गुस्से में कहता है, उस्मान, जैसे तुम मुझे धोखा देकर गए हो, जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारा गोश्त निचोड़ लूंगा। और फिर कमांडर अरलीक खान के नाम की कसम उठाता है कि उस्मान, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। फिर कमांडर समागर और उसके सिपाही उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के एक महफूज मकाम पर उस्मान साहब और उनके सिपाही और सुल्तान मसूद भी मौजूद होते हैं। सुल्तान मसूद उस्मान साहब से कहते हैं कि आपने क्या किया? आपने मेरे खातिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। आपको इस मामले में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपका कबीला अभी बहुत छोटा है और ये मामलात बहुत बड़े। आपके इस कदम की वजह से आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि आपसे आपका कबीला छीन लिया जाए। आप अपने कबीले से हाथ धो बैठे। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि मनसब और हुक्मरानी छिन जाने के बावजूद मसूद साहब, आपने खुद की तारीफ करना बंद नहीं की। उस्मान साहब का इशारा इस तरफ होता है कि आप मेरे कबीले को छोटा कबीला बोल रहे हैं और अपनी रियासत और अपने मामलात को बहुत बड़ा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान उस्मान साहब का एक सिपाही घोड़े का जूता तब्दील कर रहा होता है। सुल्तान मसूद उसकी तरफ देखकर उस्मान साहब से पूछते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आकर ये तमाम तर लोग अपने घोड़ों से उतर कर खड़े हो गए हैं। आखिर ये क्या हिकमत अमली है? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि आपने मंगोलों के साथ इतना वक्त गुजारा, लेकिन आज तक आप मंगोलों के बारे में कुछ ना जान सके। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपने कभी मंगोलों से लड़ाई ही नहीं की, लिहाजा आपको मालूम ही नहीं कि उनके पास क्या क्या हुनर मौजूद हैं। अब जबकि हमने अपने घोड़ों के जूते तब्दील कर लिए हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होगा कि आखिर हमारे घोड़े किस रास्ते गए हैं, क्योंकि जिन निशानात को वो ढूंढ कर हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो निशानात तब्दील हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम घोड़े पर सवार होकर अपना सफर नहीं करेंगे, हम पैदल जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मंगोलों को मुकम्मल तौर पर चकमा देना मुश्किल है, लेकिन हम किसी न किसी हद तक उनको गुमराह करने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान मसूद पूछते हैं, उनको गुमराह करने से हमें क्या फायदा हो सकता है? उस्मान साहब कहते हैं कि कम से कम उनके सिपाही दो हिस्सों में बट जाएंगे। वो मुकम्मल तादाद के साथ हमें किसी भी एक मकाम पर हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर एक सिपाही आकर उस्मान साहब को बताता है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उस्मान साहब वहां पर मौजूद बाकी सिपाहियों को कहते हैं कि आप भी पैदल सफर करके हमें उसी ठिकाने पर मिलें जहां हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुनिया के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां सुल्तान अलाउद्दीन अपने चचा सुल्तान मसूद के हवाले से कहते हैं कि आप एक घर में बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे, और जब मौत आपके सामने आई तो आप भाग गए। फिर वहां पर मौजूद वो वजीर सुल्तान अलाउद्दीन से कहता है कि उस्मान साहब के यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो किसी न किसी तरीके से सुल्तान मसूद को आज़ाद करवा कर अपने साथ लेकर जाएं, और उसके साथ साथ उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन भी अब इस महल में मौजूद नहीं, वो उसको भी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अभी वो मजीद बात करने ही लगता है कि सुल्तान अलाउद्दीन गुस्से में खड़े होकर उस वजीर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये तुम्हें आखिरी मर्तबा खबरदार कर रहा हूँ, मेरे सामने किसी किस्म के बहाने ना आजमाया करो। अब मेरा ये हुक्म है कि तुम मेरे फौज के कुछ सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और मेरे चचा सुल्तान मसूद और उस्मान साहब को शहीद करके मेरे सामने लाओ। इसके साथ साथ सुल्तान अलाउद्दीन अपने वजीर पर शक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी बातों में से कोई एक बात भी झूठ निकली तो मैं तुम्हारा सर काट कर कुनिया के दरवाजे पर लटका दूंगा। दूसरी तरफ कमांडर समागर अपने सिपाहियों के हमरा उसी मकाम पर पहुंच जाता है जहां उस्मान साहब ने घोड़ों के जूते बदल दिए होते हैं।
कमांडर समागर का एक सिपाही कमांडर को बताता है कि घोड़ों के पैरों के निशानात इस तरफ जा रहे हैं। कमांडर उसी जगह पर पहुंचकर नक्शा खोलता है तो वो ये देखता है कि ये निशानात यानी शहर की जानिब नहीं जा रहे बल्कि किसी और तरफ जा रहे हैं। और फिर यही बात कमांडर वहां पर मौजूद अपने तमाम तर सिपाहियों को बताता है। उसके बावजूद कमांडर समागर का एक सिपाही उससे कहता है कि घोड़ों के निशानात तो इसी तरफ जा रहे हैं, जिस पर कमांडर समागर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर ये कब से होने लगा कि मेरी बात के बावजूद तुम मुझसे सवाल करने लगो। ये सब कुछ उस्मान साहब ने सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हमें मुकम्मल तौर पर यह मालूम ना हो सके कि आखिर वो किस जानिब जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपने घोड़ों के निशानात तब्दील करवा दिए हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि उनके घोड़ों के जूते तब्दील कर दिए गए हैं। लिहाजा मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि अब दो हिस्सों में तकसीम हो जाओ। ये निशानात जहाँ पर जा रहे हैं दो हिस्सों में बढ़ते हुए उन मकामात पर पहुंचो और उस्मान साहब का ताकुब करो, और उस्मान साहब जैसे ही तुम्हें मिलें तो उन्हें कत्ल कर दो और इन तीरों को जहर से भर दो, ताकि उस्मान साहब और सुल्तान मसूद इन तीरों के लगने की वजह से किसी भी तरह से बच ना पाएं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही और सुल्तान मसूद साहब पैदल चल रहे होते हैं। उस्मान साहब सुल्तान मसूद से कहते हैं कि मैं माजरत खां हूं कि मेरे ये कहने की वजह से कि हमें पैदल चलना होगा, आपको इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सुल्तान मसूद जवाबन कहते हैं कि इस बात का फैसला तो मैं तब करूंगा जब मैं तख्त पर बैठूंगा, अभी तो मैं तख्त पर मौजूद ही नहीं, लिहाजा मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं है कि आखिर मुझे तुम्हारी माजरत कबूल करनी चाहिए या नहीं। दरअसल सुल्तान मसूद ये बात मजाकिया अंदाज में कर रहे होते हैं। फिर उस्मान साहब वजाहत देते हैं कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस मकाम पर हम जाने वाले हैं हम अपने साथ मंगोलों को वहां नहीं लेकर जा सकते, इसीलिए मैंने इस एहतियाती तदबीर पर काम करने की कोशिश की है। फिर सुल्तान मसूद कहते हैं कि उस्मान, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सच्चाई से जवाब दो। मुझे ये बताओ कि अगर मैं दोबारा अपने तख्त पर बैठ भी गया, यानी कि अपने पुराने मनसब पर बहाल हो भी गया, तो ये जो तुम मेरी मदद कर रहे हो, मेरे तख्त पर बैठने के बाद मुझसे क्या मांगोगे? क्योंकि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ और मेरे जहन में ये बात है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर मांगोगे, तो इसीलिए मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि आप अपने तख्त से मशरिक के तमाम तर इलाकों पर हुक्मरानी करते हैं, जबकि मेरे लिए मगरिब के रास्ते खोल दिए जाएंगे, यानी कि मैं मगरिब की सिमत फतूहात हासिल करता चला जाऊंगा और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। फिलहाल हम जिस सूरत हाल में हैं, हमें यहाँ पर खड़ा होकर ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल मेरा असल मकसद ये है कि किसी भी तरीके से वालदा सुल्ताना की ताकत को कमजोर किया जाए। फिर सुल्तान मसूद जवाबन कहते हैं, हर शर के पीछे उसी औरत का काम है। मेरा भतीजा भी मुझसे दूर कर दिया गया है, सिर्फ उसके जहन में ताकत की लालच डालकर, और इसके साथ साथ मेरा तख्त भी मुझसे छीन लिया गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस्मान साहब, वालदा सुल्ताना ने आपसे क्या छीना है? फिर उस्मान साहब जरा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वालदा सुल्ताना ने मुझसे मेरी करारगाह छीनी है, वो तमाम तर किले छीन लिए जो कि मैंने फतह किए थे, और मेरी बहुत सी सरजमीनें जिसके लिए मेरे अपनों ने खून बहाया था, वो तमाम तर चीजें मुझसे छीन ली गई हैं। फिर सुल्तान मसूद उस्मान साहब को इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जैसे ही मैं तख्त पर जाकर बैठ जाऊंगा तो उसके बाद आपकी खोई हुई तमाम तर चीजें आपके हवाले कर दी जाएंगी, और ये मेरा आपसे वादा है, वो तमाम तर चीजें जो आपसे छीन ली गई हैं सूद समेत आपको वापस की जाएंगी। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान कमांडर समागर, जो कि वहां पर छुपकर सुल्तान मसूद का निशाना ले रहा होता है, वो सुल्तान मसूद को एक तीर मारता है जो कि उनकी कमर पर जा लगता है, और वो तीर जहर आलूदा होता है और सुल्तान मसूद साहब जमीन पर गिर जाते हैं।